वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आरडीटीवी भारत। मेरा नाम है विकास पाटनी और जो चल रही है देश में एक श्रृंखला कि राजीववादियों के मन की बात, उनके वो अनुभव, उनके वो विचार, उनकी वो प्रेरणा जिसने इस देश के अंदर पे उनके राजीव भाई के जज्बे को, उनके सिद्धांतों को, उनके मूल्यों को ऐसे खड़ा किया है कि ऐसे साथियों की ताकत से वो एक दिन पूरी रूप से धरातल पर उतरकर सामने आएगा, पूर्ण रूप से परिवर्तनकारी होगा। एक ऐसा स्वप्न जो राजीव भाई ने कभी देश के स्वावलंबन के लिए देखा था, देश के गौरव के लिए देखा था, देश की आर्थिक उन्नति, देश की सामाजिक उन्नति, देश के अंदर हर उस विषय पर जिस विषय के कारण इस राष्ट्र को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस राष्ट्र के अंदर भारतीयता का उदय हुआ करता था। आज देश भले ही इंडिया कहलाता हो, आज देश भले ही हमारा किसी भी रूप में मॉडर्निटी की ओर दिखाई देता हो, लेकिन हमने अपने मूल्यों को खोया है, अपने उसूलों को खोया है, अपने संस्कारों को खोया है। ऐसी चर्चा की इस श्रृंखला में आज राजीववादियों की मन की बात में हम एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हैं जिनकी कलम से लेकर, जिनकी कविता का भाव जिनके मन में, जिनके हृदयांगन में इस तरह से अंतर में स्पष्ट रूप से सुनाई देता है, दिखाई देता है कि जब वो पन्नों पर उभर कर आता है तो निश्चित क्रांति का एक स्वरूप दिखाई देता है। एक कवि का अपने आप में जो काव्य का प्रभाव क्रांति के रूप में हो सकता है, उस रूप को भी बहुत अच्छे से इन व्यक्ति ने निभाया है। इसके साथ में प्रचार माध्यम जितने भी संसाधन होते हैं कि एक व्यक्ति के, हालांकि फेसबुक के द्वारा कई बार बाधित करना, ब्लॉक कर देना, कई तरह की समस्याओं के बावजूद भी इस व्यक्ति ने निरंतर भारत के अंदर पे राजीव भाई दीक्षित जी की विचारधारा के लिए एक सामान्य रूप से कार्य को करने वाले, एक सामान्य जीवन जीने वाले ऐसे व्यक्ति का आज हमारे सामने उपस्थित है। उनका नाम है भाई अश्विनी अरोड़ा जी। मैं अश्विनी अरोड़ा भाई जी का स्वागत करता हूँ, वो हमारे सामने उपस्थित हैं। अश्विनी जी प्रणाम भैया, कैसे हैं आप? वंदे मातरम जी, बहुत अच्छा, आप बताइए। बस एकदम बढ़िया अश्विनी भैया। बहुत दिनों से आपका इंतजार था, चर्चा थी, बहुत से साथी हमारे बोलते थे कि भाई जी जब भी ऐसा कुछ चालू होता है तो अश्विनी भाई को जरूर बुलाइएगा, क्योंकि अश्विनी भाई जो हैं वो हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं और उनके जो विचार हैं, उनके जो कार्य हैं वो निस्संदेह दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं। और हर व्यक्ति के मोबाइल में जब वो इंतजार करता है कि कम से कम 8-10-9 मिनट की एक क्लिपिंग कहीं से उसके पास पहुंचती है, तो वो पुरुषार्थ के पीछे हमारे अश्विनी भाई का योगदान होता है। और इसी कार्य के लिए मैं सबसे पहले अश्विनी भैया आपसे आपका परिचय जानना चाहूंगा, आपका कार्य जानना चाहूंगा। आप क्या कार्य करते हैं और क्या आपका परिचय, एक बार परिचय सभी को दे दीजिए। जी, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं दिख रहा हूँ सबको? बिल्कुल दिख रहे हैं, आवाज भी स्पष्ट है आपकी। जी, तो फोन आ रहा था। जी जी जी, मैं अश्विनी अरोड़ा, निवासी लूनकरनसर, जिला बीकानेर, राजस्थान से हूँ और मेरा सब्जी का व्यवसाय है। और राजीव भाई को सुनना शुरू किया मैंने नोटबंदी के बाद। नोटबंदी के बाद जैसे ही राजीव भाई को सुनना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि देश में चल क्या रहा है, हम कहाँ जी रहे हैं, क्या चल रहा है देश में और अन्य समस्याएं क्या है। तो जैसे जैसे उनको सुनता गया, तो पता लगने लगा कि देश में क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है और क्या आगे होना चाहिए। हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हो सकती है। विकास भाई, आप जैसे लोग, कृष्णकांत शिवहरे जैसे लोग, राघव भाई जैसे लोग, तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आए। धीरे धीरे उन्होंने मुझे एक मोटिवेट किया इसके लिए और मैंने एक एम बना लिया। सूरत से थे निर्विश उमरेटिया जी, उन्होंने मुझे कहा कि आप राजीव भाई के वीडियो लोगों तक पहुंचाइए। जैसे जैसे वीडियो लोगों तक पहुंचेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि एक वर्तमान स्थिति क्या चल रही है देश में और होना क्या चाहिए था। पिछले 70 सालों से, 72 सालों से हमने क्या खोया है और क्या हम पा सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य क्या रहा इस देश का कि देश जिन लोगों के हाथ में रहा, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, 2-3 अपवाद हैं जिसमें मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री, मुख्य जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी। तो अपूर्णीय क्षति रही हमारे लिए लाल बहादुर शास्त्री जी का चला जाना। पर फिर भी अब जो दारोमदार है वो हम जैसे लोगों पर, आप जैसे लोगों पर है। तो हम इसके बारे में आगे एक टीम बनाकर क्या काम करें, कैसे करें, इसके बारे में हमेशा हम सोचते रहते हैं। तो इसी विषय में आगे हमने ये सोचा कि हिंदुत्व को लेकर और राष्ट्र को लेकर हमारी क्या क्या योजनाएं बन सकती हैं, आगे हमें किस दिशा में चलना है। तो उस दिशा
का जो प्रकाश था हमें वो राजीव भाई से मिलता रहा। हालांकि वीडियो पुराने हैं, राजीव भाई आज हमारे बीच में नहीं है, पर उनके जो सतत प्रेरणा हम लोगों के पास है, उन प्रेरणा को लेकर हम आगे चले जा रहे हैं और लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी जी। और अश्विनी जी, आप क्या कार्य करते हैं वर्तमान में? वर्तमान में मेरा सब्जी का व्यवसाय है और सब्जी का थोक का काम है अपना। तो एक कस्बा है, ये यहाँ की 50,000 की आबादी है जी। बीकानेर जिले का ये कस्बा है लूनकरण सर, उसके अंदर मैं वर्तमान में रह रहा हूँ और उसी में मेरा काम कर रहा हूँ। जी जी। राजस्थान राज्य अपने आप में बहुत विशेष हमेशा से रहा है, इसकी हमेशा ऐतिहासिक महत्व है और उसके बीकानेर से हमारे अश्विनी भाई निसंदेह हमारे लिए गौरवपूर्ण है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन्होंने हमारे संबल को बढ़ाया है, राजीव भाई के विचारों को बढ़ाया है। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को शेयर करने से ज्यादा इस विचार को सुनना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो अनुभव है जिन्होंने राजीव भाई के जो सदचरित्र है, उनके पदचिन्ह हैं, उनको आगे बढ़ाया है। क्योंकि ये जो कविताएं चलती रहती है, उस कविताओं की एक पंक्ति ऐसा भी कहते हैं हमारे यहाँ पर, एक कवियत्री है, उन्होंने गाई है, लेकिन राजीव भाई पर एकदम सटीक बैठती है कि अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषणों से उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, ये जी केवल राजीव भाई जैसों की खातिर ये भारतवर्ष जिंदा है, ये भारतवर्ष जिंदा है। ये जो प्रेरणा राजीव भाई की इस कविता के अंदर, इस पंक्ति के अंदर आपको दिख रही है, इसी पंक्ति और इस प्रेरणा को पूरे भारत में अश्विनी जी पहुंचाते रहे हैं। अश्विनी भाई जी, सीधा सा प्रश्न आपसे साफ तौर पे कि राष्ट्रवाद के रूप में भारत के लोगों का, युवाओं का बहुत ही पतन हो चुका है। राष्ट्रवाद की जो अवधारणाएं हैं वो पार्टीवाद के तंत्र में कुछ इस तरह घिर गई हैं कि निस्संदेह आज का व्यक्ति ये जानता है कि फलानी पार्टी या फलाना नेता गलत कर रहा है, देश को रसातल पे डाल रहा है, लेकिन जो उनका मोहभंग है, जो उनका उसके प्रति उससे दूरी बनाने का जो ढंग होना चाहिए, मोहभंग कभी हो ही नहीं पा रहा उनसे। क्या सोचते हैं युवाओं में ये जो समस्या आ रही है, क्यों आई है और उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, युवाओं के अंदर ये समस्या आ रही है कि वो शुरू से लेकर लास्ट तक जो चीज उन्हें परोसी जा रही है मीडिया के माध्यम से, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या ये प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि इस समय आईटी सेल, भाजपा के आईटी सेल, कांग्रेस के आईटी सेल, अन्य पार्टियों के आईटी सेल इतने जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर है वो तो समझ ही नहीं पा रहा है कि सच क्या चल रहा है, देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाया जा रहा है, एक ऐसा विजुअल दिखाया जा रहा है कि उन्हें ये लगता है, लेकिन क्या है कि वो एकदम उलट है, सच्चाई से उन्हें कोसों दूर रखा जा रहा है। ये वो वर्ग है जिनके पास आज सोशल मीडिया है, ये वो वर्ग है जो कुछ देश के लिए कर सकता है, लेकिन उन्हें जकड़ दिया गया है उसी के अंदर, और वो चंद पैसों के लिए, मतलब कि जो आईटी सेल वाले हैं वो चंद पैसों के लिए ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों का, सच्चाई उन तक पहुंच नहीं पा रही है और पार्टियों को दिन रात वो इतना ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और आईटी सेल वालों की आप सैलरी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, हजारों लाखों करोड़ों में उनकी तनख्वाहें हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लीजिए, सुधीर चौधरी हैं या ये अंजना ओम कश्यप जी हैं, ये करोड़पति से भी ज्यादा आगे अरबपति तक हो चुके हैं। ये इनका काम क्या है? सिर्फ न्यूज सुनाने का। आप ये सोच सकते हो कि करोड़ों रुपए मिल जाए, ऐसी कौन सी न्यूज आ रही है? सिर्फ ब्रेन वॉश। आईटी सेल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इनके जरिए, इनके माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है बुरी तरह से, और वो सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। आज से 1.5 साल पहले आप और हम जैसे लोग कोरोना षड्यंत्र के बारे में लोगों से बता रहे हैं, लेकिन वो जब कुछ समझने लगते हैं उससे पहले ये कुछ नया लेके आ जाते हैं। पहले ये कोरोना को लेके आए, फिर ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, मतलब कि दिमाग की दही बनाकर छोड़ दी है। युवा जो नए हैं वो तो बिल्कुल समझ नहीं पाते क्या चल रहा है। हम आप जैसे लोग अगर लोगों को समझाने की कोशिश भी करते हैं तो ये वापस उस मीडिया में लगते हैं और वापस वही हो जाता है। जी निश्चित। जी 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 निश्चित।
सही कह रहे हैं आप बिल्कुल भाई जी। इसी में अगर बात करते हैं राजीव भाई के जीवन चरित्र के ऊपर पे, तो राजीव भाई के जितने भी कार्य रहे हैं उन्होंने अलग अलग स्वरूप में उन कार्यों को किया है, भारत में उसका प्रभाव दिखाई देता है, वैचारिक क्रांति बढ़ती जाती है अश्विनी भैया। लेकिन जो समस्याएं, जो चुनौतियां एक कार्यकर्ता के रूप में किसी भी राजीव भाई के समर्थक को आती है प्रारंभ में, वो चुनौतियां जो आपके जीवन में भी आई होंगी, वो चुनौतियां जिसके कारण आपको समस्याएं हुई होंगी, कुछ उसके अनुभव हमारे सामने रखिए आप। चुनौतियां यही है कि पूरे दिन परिवार से आपको ये एक हीन भावना होगी, परिवार ये देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला, ये देश ऐसे ही चलने वाला है। हम आप जैसे लोग कुछ करने लगते हैं तो परिवार वाले ये कहते हैं क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या करना है, देश अपने आप चलता रहेगा, आप अपना घर संभालो। तो उसके बाद में भी समस्या है। अगर राजीव भाई के बारे में किसी को बताते हैं तो बहुत जो बड़े नेता हैं वो तो कभी सुनते भी नहीं है, कोशिश करते हैं लोगों को कहने की, सच बताने की, तो वहां पे भी समस्या आती है। लेकिन इन समस्याओं से हारना थकना ये हमारी फितरत में नहीं है, ये हमारी प्रकृति में नहीं है। तो उन समस्याओं को भी साथ में लेकर चलते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि राजीव भाई के बारे में लोगों से बात करते रहें, उनको बताते रहें, देश के बारे में बात करते रहें। तो ये सतत प्रयास हमारा रहता है कि लोगों तक रोज कुछ ना कुछ ऐसा भेजे कि वो सुने तो उन्हें लगे कि क्या सही है, क्या गलत है, आयुर्वेद के बारे में, देश के बारे में, और जो संधियों में के मकड़जाल में भारत देश फंसा हुआ है, WTO, WHO, ये जो सब है, ये इनके बारे में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लोगों को बताते रहना, जो समस्याएं हैं उनसे निजात पाने के लिए यही करता रहता हूं मैं। राजीव भाई के वीडियो सुनता हूं तो एक आत्मिक शांति मिलती है, तो और लोगों को भेजता हूं तो उससे ज्यादा आत्मिक शांति मिलती है कि अभी अगर मैंने किसी को भेजा तो हो सकता है 2 सुने, 5 सुने, 10 सुने, तो जितने ज्यादा सुनेंगे उतना अच्छा है। जी जी, हजारों लोगों को अपने आप में एक अश्विनी भाई की जो संदेश पहुंचाते हैं, आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि उस एक संदेश को सुनने के बाद किस व्यक्ति के अंदर कितनी प्रेरणा आ जाती है। उस एक वीडियो के कारण, जो वाणी में तो राजीव भाई का है, दिखने में राजीव भाई का है, लेकिन उसके पीछे इन्हीं प्रचारकों की ताकत होती है। और इस देश के अंदर प्रचारकों के ही दम पर इस देश में बड़े बड़े संगठन चलते आए हैं, संगठनों का कार्य आगे बढ़ता हुआ आया है। और उसी रूप में राजीव भाई अपने आप में जो एक संगठन हुआ करते थे, उनके ही ये कार्यकर्ता उनके इन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। अश्विनी भाई जैसे लोगों के प्रयास अपने आप में, आप कल्पना कीजिए, राजीव भाई ने जो बात कही थी, मैं पिछले कुछ एक आध लाइव में बात बोलता रहा हूं साथियों, कि राजीव भाई हमेशा ही कहते थे कि हम लोग छोटे छोटे तबके से आने वाले लोग हैं, रोडपति भी आ रहा है, करोड़पति भी आ रहा है, सबका करने का हेतु एक ही है कि वो राष्ट्र का उत्थान चाहते हैं, उसके लिए मिल रहे हैं। कभी भी हम लोग आपस में मिले हुए लोग नहीं होते, लेकिन कहीं से भी प्रकट होते हैं और आपस में मिलने लग जाते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने अश्विनी भाई हैं। सब्जी का उनका व्यवसाय है। साधारणतः कोई व्यक्ति जो सब्जी का व्यवसाय करता है, आप जानते हैं वो व्यक्ति उसमें कितना लिप्त रहता है और कितने ज्यादा, मतलब व्यक्ति को उस जीवनचर्या से निकलकर जो संघर्ष है, सुबह सुबह मंडी में जाना, सुबह सुबह कितना परिश्रम, जल्दी उठने से लेकर इन जीवनचर्या के बीच में किसी ऐसे कार्य को करना जो माँ भारती के सम्मान से जुड़ा हो, उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हो, इसके बदले में कोई पैसा इनको नहीं देता। IT सेल जो खड़ी है देश के अंदर पार्टियों की, उनको उनकी जेबों को भरने के लिए, उनके कार्यों को करने के लिए, उनके लाइसेंस लगाने के लिए बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े पार्टियां खड़ी हैं और उनको लाभान्वित कर रही हैं। लेकिन हमारे अश्विनी भाई जैसे जो लोग हैं, वो अपने कैरियर, अपने बच्चों, अपने बीवी, अपने परिवार के जो अपने व्यक्तिगत सुख होते हैं, उससे आगे बढ़ते हुए जब काम करते हैं, निश्चय रूप में इसे ही कहते हैं कि कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है। ये पदचिन्ह जो अश्विनी भाई चलते रहे हैं, महापुरुष के पदचिन्हों पर लोग चलते रहे अपने आप में। मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि राजीव भाई को ही सुनना क्यों जरूरी है इस देश की युवा पीढ़ी को? सीधे तौर पर जो आज तक आपने अनुभव किया आपकी हृदय की गहराइयों में, भगत सिंह, एक अंतर मैंने देखा है अश्विनी भाई, साझा करूंगा। भगत सिंह जी के बारे में, वैसे किसी भी क्रांतिवीर के बारे में हम कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते, सभी का कालखंड अलग है। लेकिन एक अंतर है राजीव भाई में और बाकी क्रांतिकारियों में, वो ये है, छोटा सा अंतर बताता हूं, कि भगत सिंह के बारे में जब भगत सिंह का बलिदान हुआ तो पूरे देश के अंदर क्रांति छा गई। लोग भगत सिंह बनने के लिए तड़प उठे, हर कोई सोचता था मैं भगत सिंह बनूं अपने आप में। लेकिन भगत सिंह के बलिदान के बाद सबके जीवन में एक आवाज गूंजी, क्रांति की आवाज गूंजी, होता भगत सिंह अमर रहे। लेकिन राजीव भाई की शहादत के बाद एक चीज जो सबसे अलग है वो ये है कि हर व्यक्ति ये बोलता है राजीव भाई अमर रहे, तो बोलता ही है, लेकिन एक बात और बोलता है कि लौट आओ ना राजीव दीक्षित।
ये शब्द जो है बहुत विशेष है। ये शब्द कभी किसी क्रांतिवीर के बारे में नहीं कहे गए। ये शब्द कभी किसी भी व्यक्ति के बारे में आपने नहीं सुने होंगे। किसी व्यक्ति को जाने का मन ही नहीं करता लोगों का कि व्यक्ति चला क्यों गया। ऐसी प्रेरणा का पुंज राजीव भाई हमारे के बारे में क्यों वही एक आदर्श के रूप में दिखाई देते हैं अश्विनी भाई? देखिए, राजीव भाई का पूरा जीवन एक आदर्श ही रहा, शुरू से लेकर अंत तक, अपने देश त्याग करने तक। उनका एक एक कार्य, उनका एक एक व्याख्यान अपने आप में प्रेरणादायी रहा। तो जब से मैंने राजीव भाई को सुना तो उनकी जो बातें थी वो सीधा दिल पर वार करती थी, सीधा दिमाग के अंदर जाती थी और वहां से दिल में सीधी उतर जाती थी। तो ये वो बातें थी जो लोगों तक अगर पहुंचती हैं तो देश के अंदर कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है। इस बात का अंदाजा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और प्रिंट मीडिया को भी है, इसलिए वो कभी राजीव भाई को दिखाने की कोशिश नहीं करते। कभी आज तक कोई टीवी चैनल, कोई न्यूज चैनल राजीव भाई को दिखाने का साहस नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनको पता है कि ये वो प्रेरणा पुंज है। यदि लोगों के सामने इनकी सब बातें आ गई, या एक न्यूज चैनल भी आधा घंटा नहीं तो 10 मिनट, प्रतिदिन 10 मिनट अगर राजीव भाई के व्याख्यानों को अपने चैनल पर दिखाना शुरू कर दे तो एक तो इसकी टीआरपी इतनी ऊंची चली जाएगी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और दूसरा देश के अंदर एक क्रांति का माहौल बन जाएगा। लेकिन देश के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, जो देश को चलाने वाले जो ठेकेदार लोग हैं, वो नहीं चाहते कि राजीव भाई की बातें लोगों तक पहुंचे। फिर भी आप जैसे लोग, देवेंद्र भाई जैसे लोग जो प्रयास कर रहे हैं, कृष्णकांत भाई जैसे लोग जो प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में बहुत बड़ा प्रयास है। कोशिश रहती है, हम सब की कोशिश यही है कि हम राजीव भाई की बातें लोगों तक पहुंचाए। प्रेरणादायी वो हमेशा रहे हमारे लिए। एक व्यक्ति जिसने कभी अपने बैंक का खाता नहीं बनाया, कभी अपना परिवार नहीं बनाया, ताकि देश की राह में चलने के लिए कोई अड़चन ना आए। गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाला एक व्यक्ति, भगत सिंह जी के आदर्शों पर चलने वाला एक व्यक्ति हमारे लिए प्रेरणादायी हमेशा रहा। और हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर इस समय राजीव भाई यहाँ होते मतलब इस देश के अंदर होते, तो देश की स्थितियां एकदम बदली हुई होती। देश के अंदर एक राम राज्य की जो परिकल्पना की गई थी, गांधी जी की जो राम राज्य की परिकल्पना थी, जो राजीव भाई ने राम राज्य की जो परिकल्पना बताई, उसे अक्षर अक्षर सत्य होते हम देख पाते। लेकिन दुर्भाग्य हमारा रहा, या नियति ऐसी थी, वो आज हमारे बीच में नहीं है। फिर भी हम प्रयत्न ये करते हैं कि हम उनके आदर्शों पर चलें, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाएं। हमेशा आत्मसात करने का जो प्रयास है उनकी बातों को, वो हमेशा हमारे मन में रहता है। स्वास्थ्य के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, और अच्छे व्याख्यान है, 7-7 घंटे के, 8-8 घंटे के जो व्याख्यान है स्वास्थ्य पर, अगर वो व्याख्यान हर व्यक्ति सुन ले तो वो अपनी जिंदगी में कभी बीमार ना पड़े। और कोरोना जैसे जो षड्यंत्र आया था, स्वाइन फ्लू, उस समय राजीव भाई थे, तो स्वाइन फ्लू षड्यंत्र आया था, तो उसका उन्होंने हमेशा पर्दाफाश किया था। और आज भी कोरोना के समय वो होते, तो सीधी सी बात है कि इतना बड़ा जो इस समय देश में चल रहा है, ये नहीं हो पाता, ये सफल नहीं हो पाते अपने षड्यंत्र के अंदर। राजीव भाई नहीं है, क्या करें। जी विकास भाई। जी, राजीव भाई नहीं है, लेकिन सच बात है, उनकी कमी कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, उनका विकल्प जीवन भर में कोई नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, उनके विचार आज जिंदा हैं, और विचार को एक परिवार के रूप में हमने नाम राजीववाद का दिया है। और ये राजीववादी विचार आज भारत के अंदर हर जगह पर अपना असर दिखाते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड वे से, राजीव भाई कहते थे, विकेंद्रित रूप से हर कार्य को खड़ा किया जाता है। और भारत जो है विकेंद्रित देश रहा है, मतलब इस देश के अंदर पे विकेंद्रित व्यवस्थाएं रही हैं, और उस व्यवस्थाओं के आधार पर ही ये देश संपन्न रहा। कुछ ऐसी क्रांति आज राजीव भाई के लोगों के माध्यम से भी है, जो विकेंद्रित है अपने आप में। निस्संदेह इनका संगठित होना बहुत जरूरी है, और हम ये बताना भी चाहते हैं कि हम लोग संगठित हैं, लेकिन हमारा जो कार्य, आज का कार्य का जो ढंग है, वो विकेंद्रित रूप से है। यही हमारी ताकत भी है, और कुछ मामलों में ये हमारी कमी भी बनकर सामने आता है, क्योंकि संगठन के रूप में कोई बड़ा स्वरूप हम इसको भी दे नहीं पा रहे वर्तमान स्वरूप में। इसमें एक बात और है अश्विनी भैया की सत्ता परिवर्तन 2014 के अंदर पे सत्ता परिवर्तन देश ने देखा, और वो सत्ता परिवर्तन करने में निस्संदेह राजीव भाई के समर्थकों का पूर्ण योगदान है, क्योंकि राजीव भाई ने कांग्रेस मुक्त भारत की जो अवधारणा
बहुत पहले रख दी थी। मतलब उन्होंने कांग्रेस के दुष्चरित्र को, उसके पाप को इस तरह से प्रचारित कर दिया था कि कांग्रेस को तो जाना ही था। लेकिन सत्ता परिवर्तन हो गया अश्विनी भाई, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया। वो सपना जो अजीब भाई ने व्यवस्था परिवर्तन का देखा था अधूरा रह गया। कुछ बताइए, मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को ये समझाइए कि आखिर क्या होता है सत्ता और क्या होता है ये व्यवस्था परिवर्तन जिसको राजीव भाई चाहते थे देश में। देखिए, सत्ता परिवर्तन तो ये हुआ कि मनमोहन सिंह के हाथ से वो चाबी, उस गाड़ी की चाबी नरेंद्र मोदी के पास चली गई। वो गाड़ी जो 70-72 साल पहले अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को पकड़ाई थी कि ये गाड़ी है, ये आपको चलानी है, इसके अंदर आपको कुछ फेरबदल नहीं करना है, यही गाड़ी, यही स्टीयरिंग रहेगा, ये इधर आपको ऐसे चलानी पड़ेगी। उसी गाड़ी को फिर जवाहरलाल नेहरू से चलाते चलाते उसको नरसिंह राव ने चलाया, फिर उसके बाद में मनमोहन सिंह के बाद में अब नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। परिवर्तन कुछ नहीं आया। ये वो गाड़ी थी, ये सत्ता है। इस गाड़ी को बदलना होगा। ये गाड़ी व्यवस्था रूपी, इस गाड़ी को जो सत्ता चलाने के लिए इनको दी गई है, इस गाड़ी को जब तक बदला नहीं जाएगा, ड्राइवर बदल रहे हैं। राजीव भाई ने हमेशा ये कहा कि ड्राइवर आप बार बार बदलते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये गाड़ी नहीं बदलेगी, ये गाड़ी अच्छी ढंग की नहीं लेके आओगे, व्यवस्था ढंग की नहीं लेके आओगे, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। सत्ता और व्यवस्था का यही एक मैटर था। बिल्कुल जी विकास भाई, बिल्कुल सबसे सटीक उदाहरण जो अश्विनी भाई ने दिया, गाड़ी, ड्राइवर और गाड़ी का सबसे सटीक उदाहरण है दोस्तों। लेकिन हमेशा ये समझिए, जो लड़ाई है वो कभी भी लालू और मुलायम के बीच में नहीं होती। लड़ाई कभी भी नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी के बीच में नहीं होती। ये हमें दिखाई जाती है। लेकिन देश के अंदर अगर आपने सच जानना है और सच लोगों को बताना है, तो लोगों को अगर व्यवस्था को समझाना है कि व्यवस्था क्या होती है, एक बार राजीव भाई के व्याख्यानों से उनको जोड़ दीजिए। अपने आप व्यक्ति के अंदर जो परिवर्तन आएगा उसकी अनुभूति आप कभी नहीं, आप अपने आप में आप तो कर चुके हैं, लेकिन वो व्यक्ति कभी भूल नहीं पाएगा। अश्विनी भाई, आप एक कार्यकर्ता के रूप में और एक जीवन को आप जो देख रहे हैं आज के स्वरूप में, हमें महसूस हो रहा है कि देश में हम जिन लोगों को अवेयर करते हैं, जिन लोगों को हम समझाते हैं कि भाइयों ये फलानी चीजें मत करो, ये ऐसी चीजें नहीं है, ये जो अभी वैक्सीन का बात चल रही है, जो कुछ सब कुछ चल रहा है, हम जिसको भी समझाते हैं वो हमें ही अपना दुश्मन समझ लेता है। हम जिसको बताने जाते हैं उसे लगता है कि यार इसका ये बंदा जो है ये कहीं से भी हमारा सगा तो नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया कुछ और बोलती है। और ये चंद लोग जो राजीव भाई के समर्थक हैं या कुछ राष्ट्रवादी लोग ऐसे हैं जो एकदम विपरीत धारा के बोलते हैं। तो ऐसे लोगों पर ऐसा जो चैलेंजेस, एक भेड़ों के बीच में अगर व्यक्ति को कोई अगर शेर आ जाए भेड़ों के बीच में, तो भेड़े जो है वो तो अपने रास्ते में भाग जाती, तितर बितर हो जाती हैं। तो ये शेरों के लिए, जो शेरों का मनोबल कई बार कम हो जाता है, तो उनको आप किस रूप में देखते हैं, जो समस्या जनमानस को समझाने में हमें आती है? देखिए, जनमानस को समझाने में समस्या इसलिए आ रही है कि मीडिया का इतना जबरदस्त प्रभाव है लोगों पर। जो बात टीवी पर आ जाती है वो एकदम सही है, जो बात हम जैसे लोग, राजीव भाई जैसे लोग बताते हैं वो एकदम गलत है, क्योंकि उन्होंने उतना ही देखा है। उनको ये लगता है कि जो टीवी बता रहा है, इडियट बॉक्स उनको जो बता रहा है वो सारी बातें एकदम सही है, हम जैसे लोग जो बता रहे हैं वो एकदम गलत है। इसलिए विरोध, हम जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का विरोध इसीलिए हो रहा है कि दिमाग में भर दिया गया है कि ये कोरोना है, वैक्सीन सही है, जो भी चल रहा है वो, और आपको इसका विरोध नहीं करना चाहिए, आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए, और कोरोना के जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए, मुंह पर मास्क रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, और मतलब कि भीड़ भाड़ मत करो, नहीं तो कोरोना वायरस आ जाएगा, मास्क से वायरस बार बार हाथ धो। तो लोगों के दिमाग में ये चीजें घर कर चुकी है। मैं इस चीज का प्रभाव अपने घर में देखता हूँ। मैं बहुत बार उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये नहीं है, लेकिन होता क्या है कि मीडिया का जो राक्षस है वो इतना जबरदस्त है कि उसने सबको सम्मोहित कर लिया। अब हम जैसे लोगों का ये प्रयत्न रहता है, ये प्रयास रहता है कि हम लोगों को उस सम्मोहन से बाहर निकालें, उनको सच्चाई से अवगत कराएं, उन्हें इस षड्यंत्र के बारे में बताएं, या देश में जो अन्य षड्यंत्र चल रहे हैं, वर्ल्ड में, विश्व में जो अन्य षड्यंत्र चल रहे हैं उनके बारे में लोगों को जागृत करें। तो कोशिश यही रहती है कि हम ये करते हैं। लोग नहीं जाग रहे हैं, धीरे धीरे जागेंगे, उनको धीरे धीरे पता लगेगा। तो ये सब आगे होने वाली चीजें हैं विकास में। जी जी बिल्कुल, एक दिन तो ऐसा आएगा ही अश्विनी भाई की परिवर्तन होगा, क्योंकि जब आप बदले हैं, कुछ हम बदले हैं, कुछ हमारे इतने सारे जब साथी देश में बदले हैं, तो निस्संदेह परिवर्तन तो चल ही रहा है। और परिवर्तन जब प्रारंभ होता है, राजीव भाई कहते थे, वो परिवर्तन की जो गति भारत में है वो धीमी है अपने आप में, लेकिन यहाँ परिवर्तनकारी लोग अगर खड़े हो जाते हैं तो परिवर्तन होता चला जाता है। तो इसी के साथ में अगर
हम बात करें देश के अंदर पे एक क्रांति खड़ी करने की, अश्विनी भाई, हम ये चाहते हो कि देश में कोई क्रांति खड़ी हो और उस क्रांति के द्वारा देश में जो त्यागी तपसी लोग हैं वो आगे आए और उसके लिए कार्य करें, तो उसके लिए हमें आईटी सेल की एक डिमांड पड़ती है आज के समय में। ठीक है, आज का जो समय है वो युद्ध कौशल का समय है, वो मतलब सड़क में भी उतरना पड़ेगा, लेकिन सोशल मीडिया में भी रहना पड़ेगा। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, उनके पास संसाधन बहुत ज्यादा हैं। तो इसके रूप में अभी एक भाई का सुझाव भी यहाँ पर आया था कि वो कह रहे थे कि कुछ आईटी सेल की भी ऐसी योजना राजीववादियों की होनी चाहिए। ये भी हमारी डिसेंट्रलाइज है। हमने ये देखा है कि एक अश्विनी भाई अपने दम पर अगर हजारों व्यक्तियों के मध्य में संदेशों को पहुंचा सकते हैं, एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति के अंदर अगर ये शक्ति है, ये दम है, ये साहस है, और वो भी अपने कार्यों को करते हुए, तो निस्संदेह अगर राजीव भाई के समर्थकों का एक आईटी सेल अगर बना दिया जाए और उनको जोड़ दिया जाए, आपस में लिंकअप कर दिया जाए, उनका कुछ सोशल मीडिया की उनको टेक्निक सिखाई जाए, कुछ उनको बातें समझाई जाए, तो निस्संदेह इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी आप अश्विनी भाई कितने लोगों तक संदेश को पहुंचा पा रहे हैं? आपका जो व्हाट्सएप है उसके माध्यम से कितने लोगों तक? लगभग 400 ग्रुप है और संदेश भेजते भेजते मुझे 1 घंटा लग जाता है। अच्छा। 400 व्हाट्सएप ग्रुप में राजीव भाई का संदेश मैं प्रतिदिन डालता हूँ। तो जी। समस्या ये है कि पहले व्हाट्सएप में आप सीधा संदेश भेज सकते थे, लेकिन अब नेट को बंद करो, फिर उनमें 5-5 करके उनको सिलेक्ट करो, उसके बाद में फिर सबको भेज के फिर नेट चालू करो, कम से कम घंटा सवा घंटा तो संदेश भेजने में लगता है। जी। और उसको सुनना, उसके अंदर क्या क्या आ रहा है, राजीव भाई क्या बताना चाह रहे हैं, या किसी अभी दिवेर युद्ध का डॉक्टर रोमेंद्र रत्नू जी का एक मैंने वीडियो लगा रखा है, उसमें क्या चल रहा है। और एक देवेंद्र जी शर्मा, कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र जी शर्मा का वीडियो में जो किसानों के आंदोलन चल रहा है उसी परिप्रेक्ष्य में भेज रहा हूँ। तो समय बहुत लगता है इसमें, लेकिन फिर भी ये रहता है कि इतने लोगों तक अपनी बात पहुंचे तो दिल में ये संतुष्टि रहती है कि हम राजीव भाई के जो व्याख्यान है उनको आगे तक पहुंचा पा रहे हैं, तो इससे दिल में एक संतुष्टि का भाव आ जाता है। जी। ताकि कोई नया सुने तो जी कहिए अश्विनी भाई। ताकि कोई नया व्यक्ति उन बातों को सुने तो उसे पता लगे कि हमें किस दिशा में जाना है, कौन सी दिशा हमारे लिए सही है, किसान आंदोलन क्या है, या हमारा इतिहास है। जैसे महाराणा प्रताप की सीरीज मैंने शुरू कर रखी है, तो क्या थे महाराणा प्रताप, क्या थे वहां के मेवाड़ के राजपूत या राजस्थान के जो भी राजपूत थे, या इधर राजीव भाई की दवा के नाम पर मौत का व्यापार, जो श्रृंखलाएं शुरू कर रखी है, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ संदेश निकल के आता है। जो सुनेगा उसको संदेश मिलेगा। अब कई लोग है नहीं सुनते, उनके पास समय नहीं होता है, तो फिर उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। जी, यहाँ पर जो रूबी शॉ है ये कह रहे हैं, रूबी शॉ जी हैं या कौन है, जो रूबी जी जो है वो कह रहे हैं कि विकास भाई एक सफल प्रयास का भी कीजिए और अरोड़ा जी से भी कहिएगा कि आज हमें स्वदेशी का प्रचार प्रसार और भारतीयता का काम जो धर्माचार्य कर रहे हैं उनके हाथ पैर हमें बनना है। तो निस्संदेह ये तो है ही, जो भी धर्माचार्य, जो भी व्यक्ति भारतीयता का कार्य करेंगे, निस्संदेह उनके कार्यों पर, उनके वो जो कार्य कहेंगे हम उस पर चलेंगे, ये तो सीधी सी बात है और ऐसा होना ही चाहिए। और अश्विनी भाई भी इस ओर कार्य कर रहे हैं। और तो इसमें सबसे मुख्य बात, एक समस्या आती है अश्विनी भाई जो लोगों से जुड़कर है, वो है अर्थ की। एक राजीव भाई का एक कार्यकर्ता जो इस कार्य में तपसी त्यागी है, बेचारा निकल पड़ता है, वो सोचता है परिवर्तन तो एक दिन में हो जाएगा। पहले शुरुआत में जो भी व्यक्ति व्याख्यान सुनता है वो सोचता है आने वाले 4-5-10 दिन के अंदर मैं क्रांति देश के अंदर ले आऊंगा। ये भाव तो गलत नहीं है, लेकिन जब वो धरातल पर जाता है अश्विनी भैया, तो उसे समझ में आता है कुछ आर्थिक चुनौतियां हैं, कुछ पारिवारिक चुनौतियां हैं, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो उसको निभानी पड़ती है। इस रूप में आपने क्या चुनौतियां पहले आपने महसूस करी थी, कुछ वो समझा दीजिए, और क्या लोगों को करना चाहिए इसमें, आर्थिक चुनौतियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, इनकी मध्यस्थता। राजीव भाई का एक व्याख्यान है, कल गोविंद भाई भी उसको रिपीट कर रहे थे हमारे इसमें, कि वो है जीवन जीने की कला। वो बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है राजीव भाई का इस विषय पर। लेकिन एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या समस्याएं हुई और आपने उसको कैसी पूर्ति करी, कैसे सामंजस्य निभाया, और वो कार्य जो ऐसे ही हमारे कार्यकर्ताओं को करना चाहिए उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, चुनौतियां बहुत हैं, समस्याएं भी बहुत आती हैं, लेकिन सामंजस्य, बैलेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। राजीव भाई ने यही बात कही थी। एक व्याख्यान है राजीव भाई का कि कार्यकर्ताओं को कैसा होना चाहिए, कार्यकर्ताओं के गुण। जी। ऐसे करके एक व्याख्यान है, उसमें उन्होंने बताया था कि आप निश्चित कर लीजिए
कि आपको 1 घंटा देश के लिए देना है, तो उस 1 घंटे को आप देश के लिए छोड़ दीजिए, बाकी 23 घंटे आपके पास है, आप उसमें कुछ भी कीजिए। 1 घंटा जो है उसमें राजीव भाई का प्रचार कीजिए, लोगों से बात कीजिए, या आपका कहीं पे जाना होता है या आप नए व्यक्तियों से बात करते हैं तो उनसे वो बात करते रहें। समस्याएं तो आएंगी, लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, भला बुरा भी कहेंगे, अच्छा भी कहेंगे, सुनना पड़ेगा। राजीव भाई ने कितने लोगों की गालियां सुनी होंगी, कितने लोगों ने उन्हें दुर्वचन कहे होंगे, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, और ये जो जिन संतों को बेनकाब करते रहे, जो झूठे संत हैं, तो वो हमेशा राजीव भाई को कोसते रहे हैं, लेकिन उससे कोई राजीव भाई के जो काम है वो अंतर नहीं आया, बल्कि वो ज्यादा प्रेरणा से कार्य करते रहे। तो वही हम कार्यकर्ताओं के अंदर होना चाहिए कि हमें बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन उनको सुनकर अनसुना करके हमें आगे बढ़ना है, उनके काम को आगे लेकर चलना है, देश के काम को आगे लेकर हमें चलना है, लोगों तक वो सच्चाइयां पहुंचानी है जो उन्हें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम उनको वो बात ना बताएं जो देश के लिए हित में है, उनके लिए हित में है। हमें ये काम बड़ी जिम्मेदारी से करना है, जैसा आप कर रहे हैं, जैसा हम लोग कर रहे हैं। तो राजीव भाई ने जैसे जैसे कहा, हम वैसे वैसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। समस्याएं तो सबके सामने आती हैं विकास भाई, लेकिन इन समस्याओं से अगर हम घबरा गए तो हम कहाँ के योद्धा हुए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इसी में क्या कहते हैं, आप सभी को ये पता है, जो लोग देख रहे हैं अभी जुड़े हैं इसमें, ये एक श्रृंखला है राजीववादियों के मन की बात, क्योंकि देश के अंदर पे प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कर रहे हैं और इस देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे साथी हैं जिनका मनोबल बढ़ना बहुत जरूरी है, जिन लोगों के कारण हमारा संबल बढ़ता है। राजीव भाई के, दीक्षित जी के कार्यों को उससे बल मिलता है, और इन सभी चीजों पर बहुत जरूरी है कि हम अंतिम व्यक्ति, अंतिम राजीववादी तक पहुंचे। उस व्यक्ति को यहाँ पर लाने का उद्देश्य इतना है, प्रचार करना नहीं है भाइयों बहनों, प्रचार करना बिल्कुल नहीं है। प्रचार करना है उनके कार्यों का, उनके उन मोटिवेशंस का, जिसके कारण पर कोई व्यक्ति थकना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति राजस्थान का व्यक्ति है और बीकानेर में रहता है तो उसको समझ में आएगा कि एक अश्विनी अरोड़ा भाई अपने आप में अगर इतनी ज्यादा अपनी प्रेरणा को परिलक्षित कर सकते हैं, प्रदर्शित करके समझा सकते हैं कि वो अकेले भी कितने काफी हैं इस कार्य को करने के लिए, तो इसी का जो उद्देश्य है हमारे कार्यक्रम का वो इतना सही है। क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना, क्योंकि लोग कहते हैं आप लोग बात करके क्या कर लेंगे, फलाना करके क्या कर लेंगे, लेकिन हमारी प्रेरणा का पुंज बनाने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए, जहां एक जगह ईश्वर की प्रेरणा है, गौ माता का आशीर्वाद है, राजीव भाई की प्रेरणा है, वहीं पर हमारी प्रेरणा हमारे ही राजीववादी साथी होते हैं, हमारे कार्यकर्ता बंधु होते हैं, और उन्हीं के द्वारा हम एक दूसरे के साथ पूरकता में मिलकर इस कार्य को बढ़ा सकते हैं और आगे चला सकते हैं। इसी में अश्विनी भाई, सबसे अजीब बात यह है देश की परिस्थितियों में कि देश में जो भी बातें आज सत्य के रूप में कही जाती है वो सबसे बड़ा झूठ होती है, और जो बातें, जिन बातों को अफवाह बना दिया जाता है, जिन बातों को कहा जाता है आज अफवाह उड़ा दी गई है, वही बातें सबसे बड़ी सत्य है। कमोबेश यही स्थिति हर समय आती है जब भी लोगों को बीच में विखंडित करना होता है, तोड़ना होता है, या उनको सत्य से दूर रखना होता है, तो यही चीज है, ऐसे ही छल प्रपंच किए जाते हैं समाज में। कैसे लोग, जैसे हमने तो ये पता है कि हमने किसी भी विषय पर सही क्या है गलत क्या है, ये बात का आकलन करने का तरीका इस बात से देख लिया कि हमने राजीव भाई को सुना, उन्होंने कोई व्याख्यान बोले, उन व्याख्यान से हमारा गणित सेट हुआ, उस गणित से हमें समझ में आया कि कैसे सही गलत की व्याख्या की जाती है, कैसे सही गलत को समझा जाता है। तो इस चीज के रूप में आज के युवा कैसे ये पता करें, कैसे इस बात का निर्णय करें कि कौन सही है और कौन गलत है, सबसे बड़ा प्रश्न है। कालनेमी भरे भरे पड़े हैं अश्विनी भाई, साधु संतों के रूप में भी हैं, यहाँ पर राजनेताओं के रूप में भी हैं, समाज सेवकों के रूप में भी हैं, इनके बीच में हनुमान भी अच्छे से अच्छा, हनुमान भी जब कालनेमी के बीच में फंस जाता है तो हमारे कार्यकर्ता भी ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं, ऐसे जगहों पर चले जाते हैं। ऐसे लोग कैसे भेद करें सही और गलत व्यक्ति का, कैसे उसका आकलन करें? बड़ा मुश्किल काम है, लोगों तक सच नहीं पहुंच पा रहा है। जब तक वो राजीव भाई को अच्छे से सुनेंगे नहीं, या देश के अंदर जो स्थितियां चल रही हैं उनको मनन नहीं करेंगे, केवल टीवी के भरोसे बैठे रहकर या प्रिंट मीडिया के भरोसे बैठे रहकर उनका सच जान लेना ये संभव नहीं है। उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा एक प्रेरणादायी व्यक्ति चुनना होगा, राजीव भाई जैसा, जो उन्हें सच से अवगत करा सके, या उनके सामने जो
गलत बातें आ रही है वो उनको खुद सोच सके अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा जिस हिसाब से सरकारें काम कर रही है, बड़ी बड़ी जो विश्व की कंपनियां हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड को कब्जा में रखना, पूरे विश्व को जी कब्जे जी। में रखना चाहते हैं, तो वो नहीं चाहते कि लोगों तक सच पहुंचे। तो सुनना होगा राजीव भाई को, लोग राजीव भाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा, तभी ये हो पाएगा, अन्यथा बहुत मुश्किल कार्य है भाई। निश्चित निश्चित भाई जी। अरुण कुमार यदुवंशी जी राय राय दे रहे हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बारे में। वो कह रहे हैं, तो दोस्तों ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बारे में जिनको जानकारी नहीं, वो कह रहे हैं मुझे बता दीजिए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है, जैसे ग्रुप होता है, ग्रुप में सीमित होते हैं 256 लोग आप जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐसा होता है कि आप एक साथ जिनको भी लिस्ट में डाल देंगे, उन लोगों को एक साथ संदेश भेजा जा सकता है। आपने सबको अलग अलग नहीं भेजना पड़ेगा। और दूसरा, ब्रॉडकास्ट लिस्ट का एक नियम और है, लेकिन जिस भी व्यक्ति को आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट से संदेश को भेजते हैं, उस व्यक्ति के भी मोबाइल में आपका नंबर सुरक्षित होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति के मोबाइल में आपका नंबर सुरक्षित नहीं है, तो वो मैसेज जो है वो उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाएगा। अर्थात दोनों तरफ में अगर कॉन्टेक्ट्स में अगर नंबर सुरक्षित होंगे, तो ही ब्रॉडकास्ट लिस्ट के आधार पे वो नंबर वो संदेश पहुंचाया जा सकता है। इतनी सी सावधानी रखने की जरूरत है। तो यही कुछ है। और आने वाले समय पर हम सोशल मीडिया शिविर भी करेंगे। जो लोग ऐसे प्रश्न रख रहे हैं हमारे अरुण भाई से, परमानंद जी भी कह रहे हैं इसके बारे में, तो ये सब चीज के हम एक सोशल मीडिया का आईटी सेल बनाएंगे, निश्चित तौर पे आधिकारिक रूप में बनाएंगे। वो सीक्रेट रूप में होगा, भले ही हम सामने उसको प्रदर्शित नहीं करेंगे, उसको बनाया जाएगा, उसको प्रशिक्षित किया जाएगा। क्योंकि आज के समय, हालांकि हमें पूरा ध्यान सोशल मीडिया पे नहीं लगाना है, ये हमारे कार्य का 10 से 20% का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है क्योंकि आज के समय पर कलयुग के जो कहते हैं, जो युद्ध के यंत्र तंत्र होते हैं, वो इसी चीज से परिलक्षित होते हैं कि हमारे पास हर कला और हर चीज का हमें हथियार का प्रयोग करना आना चाहिए, जिसमें से एक सोशल मीडिया भी है। अब अश्विनी जी, सीधी सी बात, राजीव भाई को आपने कब से सुना था? राजीव भाई के विचारों को सुन के आपके अंदर क्या परिवर्तन हुए थे? आपने अपने आप को कैसे बदला? परिवार के अंदर कैसे परिवर्तन आए? और उसके बाद जो भी कार्य किसी व्यक्ति के रूप में, कोई अनुभव किसी एक दूसरे व्यक्ति के रूप में आपने जो पाए हैं अनुभव, उस अनुभव को साझा कीजिए। मैंने राजीव भाई को नोटबंदी के बाद सुना। 2016 के अंदर नोटबंदी हुई दिसंबर में, 2017 फरवरी मार्च के अंदर एक राजीव भाई का पानी कैसे पिए वीडियो मैंने देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो वीडियो। फिर मैंने यूट्यूब पर राजीव भाई को सर्च करना शुरू किया, तो धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे सर्च किया, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां जनगण मन के बारे में और देश के जो संधियों के बारे में, जो विश्व की संधियां चल रही है जिसमें देश फंसा हुआ है भारत, और देश की आजादी का असली इतिहास, बहुत सारी चीजें हैं जो दिमाग में जैसे जैसे मैं उनको सुनता गया, तो वो मेरे दिमाग को झकझोरती रही। तो बहुत सारे परिवर्तन उसके बाद में मेरे आए, मेरे जीवन में आए। मैंने साबुन लगाना छोड़ दिया। मैं पिछले 3 वर्षों से साबुन नहीं लगा रहा हूँ। तो अगर मुझे सिर धोना होता है तो गौमूत्र से और छाछ, दही वगैरह, ये जो वस्तु है मैं इनको उपयोग में लाता हूँ। तो साबुन बिल्कुल बंद है, और टूथपेस्ट बिल्कुल बंद है। मंजन या सीधा ब्रुश, यही चल रहा है। और जो भी उनके आयुर्वेदिक जो नुस्खे थे, जैसे सुबह उठते ही पानी पीना, भोजन करने के 1.5 घंटे बाद में पानी पीना, पानी खड़े होकर नहीं पीना, जो जो उन्होंने बताया वैसा वैसा मैं बनने की, वैसा वैसा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे जैसे उन्होंने एक कार्यकर्ता के लिए जो दिशा निर्देश दिए, मैं उन सबको फॉलो करने का प्रयत्न हमेशा करता रहा हूँ। उसमें कुछ हद तक सफल भी हूँ। परिवार के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम, जैसे पहले पानी के लिए कैंपर था घर पे, अब पानी के लिए 2 मटके हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है। जो सही है उसको हम अप्लाई करते हैं, जो गलत है उनको पार करने का प्रयास करते ही रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में उसके लिए आई है। लोगों से बहुत बार चर्चा होती है, कुछ बीमार होता है तो उसको गौमूत्र के बारे में, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें बताई भी है हमने, उसको उनको बहुत ज्यादा उसका लाभ भी मिला है, चूने से, गौमूत्र से, और भी जो जैसे रात को सोते समय दूध पीने से। तो ये सब चीजें अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई। कोई भी बीमारी होती है तो लोग आपसे पूछते हैं कि इसके लिए अश्विन भाई क्या करें, कैसे होगा ये। जैसे पीलिया की समस्या हुई थी 3-4 व्यक्ति को, शुरू शुरू में राजीव भाई को सुनना शुरू किया था, तो उनके
जो धर्मपत्नी जी हैं उनको पीलिया हो गया था। किशन जी नाम से मेरे एक मित्र थे, तो उनको मैंने बताया कि आप गन्ने के रस में चूना शुरू कीजिए, तो 10 दिनों के अंदर उनका पीलिया ठीक हो गया। तो बहुत सारे उसका, जब आप किसी की सहायता करते हो तो आपको एक सुखद अनुभूति होती है, बस वही अनुभूति आपको बार-बार होती रहती है लोगों से आप जब ऐसी बातें करते हैं। ये ये कुछ परिवर्तन थे जो मेरी ज़िंदगी में आए हैं राजीव भाई को सुनने के बाद में। जी अश्विनी जी जी, विकास बहुत भाई। बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। और ये सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा प्रयास भी होता है स्वयं को बदलना। जब तक व्यक्ति आत्म परिवर्तन नहीं कर सकता, तब तक वो कुछ भी परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि सहज रूप में हमें स्वयं को बदलना पड़ता है। और ये समाज हमें देखकर, राजू भाई कहते थे, एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कीजिए कि अगर आप आदर्श बन जाएंगे तो ये समाज अपने आप ही परिवर्तित होता चला जाएगा। विनोद कुमार जी एक सुझाव दे रहे हैं, मैं उनका सुझाव पढ़ना चाहूंगा। वो कहते हैं कि भारत के राजीववादी विचारधारा के लोगों का संपर्क सूत्र का डेटा भी बनाया जाए, जिसमें सभी लोगों को क्रांति से जुड़ी भविष्य की योजनाओं का संप्रेषण आसानी से हो सके, और ये डेटा किसी वेबसाइट में केंद्रीकरण भी किया जा सकता है। ये विनोद कुमार जी का सुझाव है और ये सुझाव प्रासंगिक है। और विनोद कुमार जी के बारे में बताऊंगा छोटी सी बात। विनोद कुमार जी बहुत बेहतरीन कार्य करने वाले कैसे कार्यकर्ता हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है अपने आप में, हर चीज में समाज सेवा से लेकर, राजभाई की विचारधारा से लेकर, छोटे मोटे और एक विनोदी स्वभाव के हैं, हंसी मजाक वाले भी हैं और बहुत सरलता के साथ कार्य करते हैं। आने वाले समय विनोद जी भी हमारे बीच में होंगे। और इसी में आगे बात करते हैं तो सबसे बड़ी, अच्छा अश्विनी भाई, लोगों को ये आमतौर पर लगता है कमोबेश कि राजीव भाई के समर्थक जो है वो एकीकरण में नहीं है, एकता में पिरोए हुए नहीं है। इस चीज को आप किस रूप में देखते हैं? जी, जो लोग राजीव भाई की विचारधारा में है वो तो एकीकरण में है, लेकिन कुछ जी लोग बीच में ऐसे आ गए हैं, प्रयास कर रहे हैं। जैसे इसमें राजनीतिक क्रांति दल बनाया गया था, उस जी समय जी जी हम लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था कि ये आप क्या कर रहे हैं। उस समय मनमोहन मिश्रा थे, अशित पाठक जी थे, और भी उसमें 2-4 आदमी और भी थे, लेकिन बिना किसी की राय जाने, बिना किसी से बात किए इतनी बड़ी पार्टी आपने बना ली, और उसके बाद में उसका हश्र क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि राजीव भाई के जो समर्थक हैं वो खुद भीतर-भीतर टूटने लगे कि ये क्या चल रहा है देश के अंदर। तो धीरे-धीरे उन लोगों को वो बातें समझ में आई। हालाँकि ये तो लोग भी ऐसे ही थे, जो बड़े-बड़े लीडर थे उनके, लेकिन जो आम राजीववादी हैं उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। वो ऐसी जो बातें होती हैं इनसे टूटने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो प्रयास किया कि हम टूट जाएँ। एक दूसरे, विकास भाई अश्विनी से बात ना करे, अश्विनी जो है वो देवेंद्र भाई से बात ना करे, देवेंद्र भाई है वो कृष्णकांत जी से बात ना करे। तो ये उनका प्रयास था, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं है। आज भी हम जैसे लोग एक हैं, राजीव भाई के जितने भी समर्थक हैं वो एक, हाँ, एक मंच नहीं मिला है उन्हें अभी तक कि वो एक मंच पर इकट्ठे हों, एक ऐसी उनकी एक संस्था हो जिसमें वो आपस में जुड़े हुए हों। उसके लिए एक प्रयास जो आप कर रहे हैं वो वास्तव में एक सराहनीय है, और हम आपके साथ हैं हर विषय पर, और इस काम में आपका हाथ बटाने के लिए भी हम तैयार हैं। विकास भाई, आप आगे आइए, और पीछे से हम जैसे लोग अ, आपको जो भी तन मन धन से जो भी कोई सहायता होगी तो उसके लिए हम प्रस्तुत हैं। अश्विनी भाई, जी बहुत विकास भाई। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, आपका प्रेम भाई जी। हमने ये चीज हमेशा अनुभव की है, चाहे हमारा भाई कृष्णकांत जी रहे हो, हमारे देवेंद्र भाई हो, नितिन भाई हो, गोविंदा भाई हो, अरुण जी हैं यहाँ पर, परमानंद जी हैं, जितने भी हमारे अरुण जी हैं जो भी इसमें प्रचारण में भी हैं, और ऐसे अन्य नाम बहुत सारे लोगों के हैं। ये जो हमारी भ्रातृत्व की भावना है, जो प्रेम है आपस में, जो हमारे अंदर एक ऐसी भाव राजीव भाई जोड़ के गए कि हम भाई से भाई के संबंधों में जुड़ते हैं, आपस में प्रेम में रहते हैं। ऐसे में इसी राजीववादी परिवार को कभी किसी की नजर ना लगे, और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं हमारा ये प्रेम अनंत रूप में बना रहे, और इस प्रेम के रूप में जो हमने संगठन के, जो इस कार्यों के, राजीव भाई के जो सपने हमने संजोए हैं, हम उसको बढ़ाते चले। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या हुआ विकास भाई?